नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कि 2006 से लेकर 2020 तक की परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम हल कर रहे हैं और आज बारी है सेशन नंबर 6 की। और आज के सेशन में हम दोस्तों प्राचीन इतिहास के चैप्टर नंबर 6 मौर्योत्तर काल से पूछे गए सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये सेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सेशन दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज तरीके से होगा, तो इस सेशन को पूरा देखना है। और ये सेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि हर साल क्वेश्चंस की रिपीटेशंस आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़बरदस्त होती है और 80% क्वेश्चन जीएस के दोस्तों हमारे इस सेशन से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सेशन को पूरा देखना है और पूरा देखने के बाद अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है मिलिंद पन्हो क्या है। क्वेश्चन क्या है, मिलिंद पन्हो क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है बौद्ध स्थल, दूसरा है बुद्ध का नाम, तीसरा है कला का बौद्ध नाम और चौथा है बौद्ध पाठ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बौद्ध पाठ। दोस्तों मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है या फिर कह सकते हैं मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे। क्या है क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिष्क। जी हाँ दोस्तों, चरक जो थे वो राजा कनिष्क के राज चिकित्सक थे और दोस्तों चरक को ही हम लोग चिकित्सा का जनक भी कहते हैं और इन्हें चिकित्सा के प्रत्येक विधाओं का समान अधिकार था। और दोस्तों इन्होंने एक चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ जिसका नाम है चरक संहिता, इसकी रचना की थी। चरक ने किसकी रचना की है दोस्तों, तो चरक संहिता की रचना की है। किसकी, चरक संहिता की। कई बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों कि चरक संहिता की रचना किसने की है, तो चरक ने की है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चन को और कोशिश किया करिए कि आप ऑप्शन में ही इसका सही जवाब दे दें। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन है पहले कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैलियों के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। क्या है क्वेश्चन, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो गांधार कला है आपकी, इसी गांधार कला को ही दोस्तों कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैलियों के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को गांधार कला के नाम से जाना करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो गांधार कला है ये कुषाण काल में विकसित हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। तो गांधार कला की विषय वस्तु जो है वो भारतीय थी, ध्यान रखिएगा। गांधार कला की जो विषय वस्तु थी वो क्या थी, भारतीय थी, लेकिन इसकी जो कला शैली थी वो यूनानी और रोमन थी। इसीलिए दोस्तों हम लोग गांधार कला को 3 नाम से जानते हैं। क्या, गांधार कला को हम लोग 3 नामों से जाना करते हैं। जो पहला नाम है दोस्तों उसको हम बोलते हैं ग्रीको रोमन, दूसरा है ग्रीको बुद्धिस्ट और तीसरा है दोस्तों हिंदू यूनानी कला, ठीक है ना। और सबसे पहले दोस्तों गांधार नाम के स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण दोस्तों इसको हम लोग गांधार कला भी बोला करते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, गांधार कला, मथुरा कला, शुंग कला और चौथा है दोस्तों मधुबनी कला। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधार कला को दोस्तों हम लोग ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूं कि जो गांधार कला है दोस्तों ये भारतीय और यूनानी कला का एक मिश्रण शैली है और इस कला के दोस्तों प्रमुख संरक्षक कौन थे, शक और कुषाण थे, ठीक है ना। और इस कला का विषय दोस्तों मात्र बौद्ध होने के कारण इसको 3 नामों से जानते हैं। पहला नाम क्या बताया था मैंने अभी आपको, यूनानी बौद्ध बताया था, दूसरा इंडो ग्रीक और तीसरा दोस्तों ग्रीको रोमन। इन 3 नामों से हम लोग जाना करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधार कला, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आइए देखते हैं।
कहता है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। क्या है क्वेश्चन? कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कनिष्क, दूसरा है पुलकेशियन, तीसरा है हर्ष, चौथा है विक्रमादित्य। तो दोस्तों कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? कनिष्क था, ठीक है ना। और इसके राज्यारोहण की जो तिथि है दोस्तों ये 78 ईस्वी माना जाता है। और भारत में दोस्तों ये शक संवत का सूचक भी है, ठीक है ना। इसलिए कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध राजा है वो कनिष्क माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाया करता है, ठीक है। चलिए एक साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है कि कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया, 108 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, 128 ईस्वी में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 78 ईस्वी में। दोस्तों 78 ईस्वी में कनिष्क राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए वो भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। कादफिसिस ने 58 ईसा पूर्व में, दूसरा है रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईस्वी में, तीसरा है विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, और चौथा है दोस्तों कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों कि शक संवत का संस्थापक कनिष्क को माना जाता है। और कनिष्क ने इसको दोस्तों 78 ईसा पूर्व में, माफ कीजिएगा 78 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कौटिल्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है विक्रमादित्य, चौथा है दोस्तों कनिष्क। जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिष्क। दोस्तों बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। और इसी के शासनकाल में दोस्तों कश्मीर के कुंडल वन नाम के स्थान पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बौद्ध विद्वान वासुमित्र ने की थी। और दोस्तों अश्वघोष को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों कनिष्क के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ चुका था। पहला संप्रदाय जो था वो क्या कहलाता था? हीनयान कहलाता था। और दूसरा संप्रदाय क्या कहलाता था? महायान कहलाया करता था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो दिया गया है मिलान करने के लिए दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। 4 देखिए, 4 यहाँ पे 4 क्या दिए गए? साहित्यिक कृतियाँ दी गई है और यहाँ 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं। पहले कृतियों के नाम पढ़ते हैं, फिर लेखकों के नाम हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है? पहला कहता है कवि राजमार्ग, दूसरा है आदि पुराण, तीसरा है गणित सारस्म गृह, तीसरा है दोस्तों अमोघ वृद्धि, ठीक है। अब 4 लेखकों के नाम पढ़ें तो महावीराचार्य है, संकटायन है, और तीसरा है अमोघ वर्ष है, और चौथा है जिनसेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि दोस्तों जो कवि राजमार्ग है इसको किसने लिखा है? अमोघ वर्ष ने लिखा है। किसने लिखा है? अमोघ वर्ष ने, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा। दूसरा देखिए आदि पुराण जो है दोस्तों इसको जिनसेन ने लिखा है, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तीसरा क्या है दोस्तों? गणित सार स्मृह, तो इसको किसने लिखा है? महावीराचार्य ने लिखा है, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और चौथा है अमोघ वृद्धि, तो अमोघ वृद्धि को किसने लिखा है? तो अमोघ वृद्धि को दोस्तों ये कोई जिन्होंने लिखा है संकटायन ने लिखा है। किसने लिखा है? संकटायन ने लिखा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाया करता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न के जोड़े बनाइए। जोड़े बनाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे 4 संवत के नाम दिए गए हैं और दोस्तों उनके प्रारंभ होने की यहाँ पे तिथि दी गई है। तो हमें सही मिलान करना है। पहला है विक्रम संवत, दूसरा शक संवत, तीसरा है कलचुरी संवत, चौथा है गुप्त संवत, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम क्या दिया है? पहला टाइम दिया 248 AD, 320 AD, 58 BC एंड 78 AD। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा वो देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले बात करेंगे विक्रम संवत की। तो विक्रम संवत का प्रारंभ होता है 58 BC में शुरू होता है, 58 BC में, यानी कि पहले का तीसरा हो जाएगा, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी का आइए देखते हैं। तो शक संवत की अगर बात करें तो शक संवत कब शुरू हुआ था? तो शक संवत दोस्तों 78 AD में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 78 AD में शुरू हुआ था, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन आप यहां से रीड करना शुरू करिए, ए का 3, बी का 4।
तो बाकी आपको रीड करने की जरूरत ही नहीं है। सी है कलचुरी संवत। कलचुरी संवत कब शुरू हुआ था? 320 एडी में। और गुप्त संवत कब शुरू हुआ था दोस्तों? 248 एडी में शुरू हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया है, हर्ष के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में या चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो कला की गांधार शैली थी दोस्तों ये कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। कब? कनिष्क के शासनकाल में। देखिए अगर हम बात करें कुषाण काल की तो दोस्तों कुषाण काल के समय में मूर्ति कला की जो गांधार शैली थी ये भारत ग्रीक शैली का एक मिश्रण माना जाता है। ठीक है ना, और इसका जो केंद्र बिंदु था दोस्तों वो क्या था? गांधार था। जो केंद्र बिंदु था क्या था? गांधार था। इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग गांधार शैली के नाम से भी जाना करते हैं। और दोस्तों इसमें बुद्ध और बुद्ध सत्वों की मूर्तियां जो थी वो काले स्लेटी पत्थरों में बनाई गई थी। किसमें? काले स्लेटी रंग के पत्थरों में बनाई गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा वो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए वो भी देख लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का महान शासक था? चार ऑप्शन दिया गया है, अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या फिर मयूर शर्मन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खारवेल हो जाएगा। दोस्तों जो प्राचीन काल में जो खारवेल था ये कलिंग का एक महान शासक था और इसके बारे में हमारी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है ना, और ये द्वितीय शती ईसा पूर्व में शासक हुआ करता था। और दोस्तों इसका जो संबंध था ये कलिंग के चेदी वंश से था। किससे? कलिंग के चेदी वंश से था। और इसके दोस्तों अनेक इसने बहुत सारे विजयों को प्राप्त की थी, जिनमें से अगर प्रमुख विजय की बात करें तो वो क्या थी? पहली थी मगध शासक के बृहस्पति मित्र पर विजय प्राप्त करना। दूसरा है दक्षिण के सातवाहन शासक सतकर्णी पर विजय प्राप्त करना। ठीक है ना, और दोस्तों ये जैन तीर्थंकर की मूर्तियों को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा था। और दोस्तों इसने कृषि के लिए, खेतियों के लिए नहरों का निर्माण करवाया था तथा प्राची नदी के दोनों तटों पर दोस्तों महाविजय प्रसाद नाम का एक महल बनवाया था। और ये दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। किसका दोस्तों? खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने दोस्तों एरा, महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि जैसे उपाधियां भी धारण की थी। कौन कौन सी? एरा, महाराज, मेघवाहन और कलिंगाधिपति जैसी उपाधियां इसने क्या की थी? धारण कर रखी थी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है खारवेल वो आपका सही जवाब हो जाया करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? चार ऑप्शन दिया गया है, चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज या फिर महापुरुषपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलिंग। दोस्तों जो राजा खारवेल थे ये कलिंग चेदी वंश के महानतम शासक थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाया करता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। चार ऑप्शन है दोस्तों, हिंदू धर्म को, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को या जैन धर्म को। तो दोस्तों इसने कलिंग शासक खारवेल ने दोस्तों जैन धर्म को संरक्षण दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाया करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये वो भी देखते हैं। तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? क्या है क्वेश्चन? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? चार ऑप्शन है, सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, तीसरा है शिमुख और चौथा है हाल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी। दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलुमावी के नासिक गुहा लेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में हमें सूचना मिला करती है। और दोस्तों नासिक प्रशस्ति से ही हमें यह पता चलता है कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों का जल पिया था। तीनों समुद्रों का जल पिया था। तीनों समुद्री का जलों का मतलब होता है कि पहले समुद्र का मतलब कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, दूसरा था दोस्तों अरब सागर, क्या था? अरेबियन सी, और तीसरा क्या था? हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन। तो इन तीनों समुद्रों का क्या किया था? जल पिया था। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। चार ऑप्शन दिया गया है, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन या विक्रमशिला। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तक्षशिला। दोस्तों तक्षशिला जो है वो विद्या की सबसे पुरानी पीठ में से एक है दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों ये मौर्य युग के पूर्व से ही स्थापित थी। नालंदा और उज्जैन दोस्तों बात करें, ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, नालंदा और उज्जैन की अगर बात करें दोस्तों तो ये गुप्त कालीन है। और अगर विक्रमशिला की बात करें दोस्तों तो ये पाल युगीन विद्या केंद्र थे, ठीक है ना। और दोस्तों तक्षशिला की अगर बात करें तो तक्षशिला नगरी दोस्तों अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और इसकी सबसे बड़ी ख्याति क्या थी कि शैक्षणिक क्षेत्र में ये मानी जाया करती थी। और दोस्तों ये उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी था, ठीक है ना, एक उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। चलिए ये थे कुछ क्वेश्चन जो अभी तक आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं मौर्योत्तर काल से। अब आइए दोस्तों उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं जो एसएससी के एग्जाम में ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी कि सीबीटी की परीक्षा में पूछे गए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों सीबीटी में यानी कि ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया था कि तक्षशिला विद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये तक्षशिला विद्यालय जो है ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना गया है। तो जूनागढ़ जो शिलालेख है दोस्तों ये संस्कृत भाषा का, किसका दोस्तों, संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना गया है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि अष्टाध्यायी दोस्तों ये पाणिनि की रचना है, किसकी, पाणिनि की रचना है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा गया था कि अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी। तो दोस्तों जो अमरावती कला विद्यालय है ये आंध्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी। तो गांधार कला शैली के अंतर्गत दोस्तों बुद्ध के जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां डैश से बनी होती थी, मतलब किसकी, कैसे बनी होती थी। तो मथुरा कला विद्यालय की जो आकृतियां होती थी दोस्तों ये धब्बेदार लाल पत्थरों से बनी हुई रहती थी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था दोस्तों ऑनलाइन पेपर में कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक है ये पतंजलि है, ठीक है। एक ऑनलाइन सीबीटी में ही ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टिन और चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। तो दोस्तों पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टिन और चांदी में से जो टिन है ये निर्यात की सामग्री नहीं हुआ करती थी, ठीक है। एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि काल्हण, मैत्रेयी, कालिदास और पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद्वान था। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन था वो था पाणिनि, ठीक है ना। काल्हण, मैत्रेयी, कालिदास और पाणिनि में से दोस्तों जो पाणिनि है ये संस्कृत का पहला व्याकरण विद्वान था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि दोस्तों गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। तो दोस्तों जो गांधार कला है ये हिंदू यूनानी कलाओं का एक संयोजन है, ठीक है। एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारतीय कला का वह स्कूल जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है उसका नाम दोस्तों क्या है, गांधार। क्या है दोस्तों, गांधार। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए थे। तो दोस्तों ये सलवार, कुर्ता, टोपी ये सब जो भी सिले हुए कपड़े थे ये कुषाण के द्वारा, शक के द्वारा और पार्थियन के द्वारा लाए गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे वो सिमुक थे, ठीक है ना। एक ऑनलाइन सीबीटी में ही सही सुलेमित करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो उसका आंसर यहाँ पे दिया गया था कि भाई महाकाल मंदिर कहाँ पे है। तो महाकाल मंदिर दोस्तों आपके उज्जैन में है। इसके अलावा श्रृंगेरी मठ कहाँ पे है। तो दोस्तों चिकमंगलूर में जिला में है। कहाँ पे है, चिकमंगलूर जिला में है। एक पूछा गया था दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ पे है। तो सूर्य मंदिर दोस्तों आपके कोणार्क में है। और जैन मंदिर पूछा गया था, जैन मंदिर कहाँ पे है। तो खजुराहो में था, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि दोस्तों जो खजुराहो के मंदिर है ये वैष्णव, शक और शाक्त एवं जैन धर्म से भी संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यही पूछा गया था कि
पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम था? तो पाणिनि द्वारा जो रचित पुस्तक थी उसका नाम अष्टाध्यायी था। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके अभी तक 2006 से लेकर के 2020 तक में मौर्योत्तर काल से पूछे गए प्रश्न आए हुए थे, ठीक है ना। अब जब भी आगे जो पेपर होगा जिसमें अगर मौर्योत्तर काल से प्रश्न आएंगे तो दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर सेशन हमने कराया है गारंटीड है कि इसी में से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली छपा हुआ मिलेगा। बस हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दे, जो ऑप्शन थोड़ा बहुत चेंज कर दे, अदरवाइज क्वेश्चन सेम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, ठीक है। और वीडियो में अगर कोई आपको कंफ्यूजन है, किसी क्वेश्चन को लेकर के आपकी कोई क्वायरी है, कोई डाउट है, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको आज तक समझ में ना आया हो तो उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिए। हम बाकायदे आपके डिमांड पे उस पर वीडियो बनाएंगे, अपनी ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। जो चीज़ें आपको कभी समझ में नहीं आई है वो आपको दोस्तों अब हमारे माध्यम से जरूर समझ में आएगी। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पे खुद भी जुड़े और अपने सभी साथियों, सभी दोस्तों, सभी फैमिली मेंबर्स को भी ऐड करें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबरों पे, क्या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक, सारे वीडियोस की PDF, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल्स, अपकमिंग सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। इसलिए हमारे ग्रुप के साथ जरूर जुड़िए। और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सर्च मारिए IQ मेंटर लिख करके, वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ ना कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहीं पे अपना सेशन को हम खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।